हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आरो वाटर सपोर्ट चैनल। और आज मैं बताने वाला हूँ वाटर फ्लो डायग्राम। तो वाटर फ्लो डायग्राम का सेंस क्या है कि कोई भी वाटर प्यूरीफायर है, सिंपल सा मैं ले लेता हूँ डोमेस्टिक वाटर प्यूरीफायर में जो असेंबल मॉडल होता है, लोकल ब्रांड होता है, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ जनरली उसका कनेक्शन कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका एक होता है प्री फिल्टर और एक एल्बो इधर लगा रहता है, एक एल्बो इधर लगा रहता है। तो टैप का जो डाइवर्टर वॉल्व टैप में जो हम लोग लगाते हैं वहाँ से पानी इधर इनपुट कराते हैं, ये हो गया इन, और फिर यहाँ पानी आउट हो जाता है। इसके अंदर जो फिल्टर डाला रहता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि मान लीजिए इसमें आपने MLT डाला तो उसका ये थ्रेड हो गया, इसके कैप में टाइट हो गया, यहाँ तक कैप मान के चलिए, और ये फिल्टर अंदर में ऐसे इसमें लगा हुआ है। यहाँ भी कैप लगा हुआ रहता है ब्लू कलर का, उससे बंद रहता है, यहाँ भी ब्लू कलर का कैप रहता है। लेकिन चूंकि ये इन होता है तो इस एरिया में पानी आता है, इस एरिया में पानी आता है, और इसके अंदर में मतलब इसके अंदर में क्रॉस कर जाता है, और बीच में प्लास्टिक का पाइपलाइन रहता है दिया हुआ। तो जब इसके अंदर में पानी क्रॉस कर जाता है तो इस बीच वाले पाइपलाइन के थ्रू पानी इधर आउट में आ जाता है, इधर आ जाता है इस पाइपलाइन। तो मेरा कहने का सेंस है कि इसमें तो MLT ही लगाना चाहिए, तभी अच्छा से आगे का फिल्टर वगैरह वर्क करेगा। अब आइए आगे, यहाँ पे आपको वर्टिकल मोड में ज़्यादा करके फिल्टर काम करता है। मैं वर्टिकल मोड में ही आपको बता देता हूँ कि पानी इधर इसमें इनपुट हो जाएगा, इन होगा, जिधर कैप रहता है बना हुआ वही इनपुट होता है, और जिधर प्लेन रहता है वो आउटपुट। और आज के डेट में बहुत सारा फिल्टर है इसमें दोनों तरफ कैप सेम आ रहा है, तो इसमें एरो दिया रहता है, प्लास्टिक पे एरो बना हुआ रहता है, स्टिकर पे नहीं जाना। कभी कभी स्टिकर उल्टा पुल्टा भी चिपका हुआ रहता है तो नहीं जाना। तो इन आउट, मान लीजिए कि ये पानी इधर से आउट हो गया, और ये जो फिल्टर है ये है आपका सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर, अब देखिए पहले इसमें भी मोटा मोटी सेडिमेंट फिल्टर ही लगा रहता है, ये भी स्पन फिल्टर या 9 इंच कैंडल वगैरह या CT वगैरह लगाते हैं। ऐसे जहाँ ज़्यादा इम्प्योरिटी है, ज़्यादा हाई TDS है, वहाँ पे सेकंड में CT और फर्स्ट में आप 9 इंच कैंडल यानी कि MLT लगा सकते हैं। ऐसे जनरली एक MLT से काम हो जाता है। स्पन फिल्टर बहुत अच्छा से वर्क नहीं करता है, इसलिए MLT ही आपको लगाना चाहिए। सेडिमेंट फिल्टर भी अच्छा क्वालिटी का लगाना है, ज़्यादा चीप क्वालिटी का नहीं लगाना है। देखिए यहाँ से पानी फिर आपका नेक्स्ट फिल्टर में आ जाता है, और ये पाइप आपका इधर फिर से इन हो जाएगा इसके अंदर में। ऐसा ही कैप जिधर एरो का मतलब ये प्यूरिफिकेशन का डायरेक्शन इसका इस ढंग से होगा, यानी इनपुट इधर से हुआ, आउट निकल करके फिर इस फिल्टर में आ गया। और ये जो फिल्टर होता है जनरली होता है प्री कार्बन फिल्टर, और फिर यहाँ से आउट हो जाता है पानी। इसके अंदर में ग्रैनुअल सिल्वर एक्टिवेटेड कार्बन ओरिजिनल कोकोनट सेल का बना हुआ डला हुआ हो सकता है। जनरली आज के डेट में बहुत कम देखा जाता है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, ओरिजिनल कोकोनट सेल का बना हुआ, तभी वो लगभग, अगर ये केमी ब्लॉक के रूप में हो, CTO फॉर्म में हो, यानी क्लोराइड टेस्ट एंड ऑर्डर रिमूवल, यानी कि कार्बन को पाउडर के रूप में पीस करके और फिर उसको पेस्ट बना करके बना हुआ रहता है फिल्टर,
और इस ढंग से कैपिंग रहता है नीचे और ऊपर, किधर से फिल्टर होकर के ही जाएगा, तो वैसा होना चाहिए। इसमें भी सेडमेंट फिल्टर में देखा जाता है कि बहुत में 9 इंच कैंडल का ही सिस्टम डला हुआ रहता है, बहुत में स्पन का भी डला हुआ रहता है, लेकिन ये 5 माइक्रोन का होता है और ये उससे मान लिया जाए कि एक एवरेज होना चाहिए 1 माइक्रोन का बना हुआ। ऐसे तो ज़्यादा करके इसका कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर ये आप कीमी ब्लॉक के रूप में ले रहे हैं, यानी कि वही कार्बन को पेस्ट बना करके डाला हुआ, तो फिर ये अच्छे से है। लेकिन देखा जा रहा है कि जहाँ पे टैप वाटर का फ्लो कम है, नॉर्मली कम हाइट पे ओवर टैंक रखा हुआ है, तो उस स्थिति में अगर आप केमी ब्लॉक का यूज कर रहे हैं और वो काफ़ी कम माइक्रोन में है, जैसे कि 1 माइक्रोन में है, तो इसमें जो पानी इनपुट होगा उतना आउटपुट नहीं निकल पाएगा। हो सकता है 50%, 60%, 70%, 80% इस टाइप से निकले। जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट हो सकता है नहीं हो, लेकिन जनरली अगर 10-15% कम आ रहा है, मान लीजिए कि 100% पानी जा रहा है और जो आउटपुट हो रहा है वो हो रहा है 90%, 85% इस टाइप से, तो चलेगा। तो आपने देख लिया कि ये जो प्री फिल्टर है, इसको पीएफ हाउसिंग भी बोलते हैं। पीएफ हाउसिंग के अंदर एमएलटी डला हुआ है, सेगमेंट में आ गया पानी, सेगमेंट से प्री कार्बन में आ गया। प्री कार्बन से कहाँ जाता है, तो इसमें एक वाल्व लगाते हैं, इस पाइपलाइन में एक वाल्व लगाते हैं, उसको बोलते हैं सोलनॉइड वाल्व। और इसके अंदर जनरली देखा गया है कि चूना जम जाता है, यानी कि क्लोराइड उसको बोलेंगे, क्लोराइड। व्हाइट कलर का जो सोलनॉइड वाल्व का जो हाउसिंग होता है उसके अंदर में और उसके पिस्टन के ऊपर में जो एसएस का पिस्टन होता है, नीचे वाल्व जो है वो सॉफ्ट रबर जैसा होता है जो उसके हाउसिंग के नॉब के ऊपर चिपकता है, इसके कारण पानी ऑन ऑफ होता है। और इसका एक पार्ट्स होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो 24 वोल्ट डीसी से रन करता है। बहुत सिस्टम है जिसमें 12 वोल्ट डीसी वाला भी सोलनॉइड बल्ब डाला हुआ रहता है, जैसे कि एक्वागार्ड वगैरह, या और भी आज के डेट में आरो सिस्टम भी है, उसमें भी सोलनॉइड बल्ब 12 वोल्ट का भी देखा गया है। तो वो मतलब नहीं है, देख लीजिए आपका स्टेटमेंट फिल्टर के बाद प्री कार्बन में आकर के सोलनॉइड बल्ब के अंदर में पानी आ गया। ये वाल्व अगर चौक कर जाता है तो फिर पानी पंप को नेक्स्ट आगे पंप को ही मिलने वाला है इसके थ्रू। देखिए बूस्टर पंप जो हम लोग लगाते हैं जनरली आज के डेट में तो 100 जीपीडी का है। आज से 5 साल 10 साल पहले जो बूस्टर पंप यूज हुआ करता था, ये बूस्टर पंप इलेक्ट्रिकल एक आरओ स्पेयर है जिसका काम है पानी को बूस्ट करना। मान लीजिए आपने इसको 10 psi का प्रेशर दिया, तो क्या करेगा कि वो उसको 90 psi, 100 psi, 120 psi, यानी कि अच्छा खासा फ्लो में पानी अगर बूस्टर पंप को मिल रहा है, ये सारा फिल्टर से होते हुए, तो फिर बूस्टर पंप उसको अच्छा से बूस्टअप कर पाएगा। तो पानी इसमें भी आप देखेंगे कि इस तरफ एक एल्बो लगा रहता है, एक इस तरफ लगा रहता है। तो आपको इधर वाला एल्बो यानी कि पंप इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, इधर हेड है और इधर इसका 2 वायर निकला हुआ रहता है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का। देखिए इसमें भी 2 वायर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का निकला हुआ रहता है। बूस्टर पंप वाला दोनों वायर एक साथ आपको ऐड करके रखना रहता है, जैसे कि आपने इसको ऐड कर दिया एक साथ और फिर इसको एक साथ ऐड कर दिया और फिर इस दोनों को जोड़ना रहता है एसएमपीएस के साथ में, तो ये रन करता है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं इलेक्ट्रिकली हम लोग सेफ रहें, कोई तरह का इलेक्ट्रिक से जो उसका एसी करंट होता है उससे नुकसान नहीं हो, तो आपको डीसी से ही इसका वायरिंग करना है। मान लीजिए कि इसके वायरिंग में क्या करना है कि आपको थिम्बल लगा देना है। थिम्बल का सेंस है, जैसे कि आप देखे होंगे
क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि हॉर्न जो होता है हॉर्न, ये बाइक वगैरह का, तो उसमें भी थिम्बल लगा रहता है, 2 थिम्बल हॉर्न, ऐसा ही। तो थिम्बल, और ये जो थिम्बल होगा, और ये थिम्बल एक माइक्रो स्विच से जुड़ा हुआ रहता है। माइक्रो स्विच, माइक्रो स्विच क्या कि एक ऐसा डिवाइस जिसके बॉडी के ऊपर में एक पत्ती नुमा, जैसे कि स्टोरेज टैंक फुल हुआ तो फिर जो उसमें एक समझ लीजिए कि एक राउंड शेप में भी रहता है और वो सिलेंड्रिकल शेप में भी रहता है, और वो हल्का रहता है, और पानी के जैसे जैसे पानी भरता है उसके दबाव से वो ऊपर की तरफ उठता है। तो माइक्रो स्विच के अंदर में क्या होता है कि अंदर का जो पत्ती आपस में सटा रहता है वो अलग हो जाता है, और ये बूस्टर पंप और सोलर से एक वायर का करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे क्या है कि ये दोनों ऑफ हो जाता है। ये दोनों के ऑफ होने से क्या है कि जो टैंक भर गया तो फिर पानी आपका न रिजेक्ट आएगा न प्योर आएगा, और ऐसा ही व्यवस्था किया जाता है। तो यहाँ तक पानी जब आ जाता है, इसमें आप सोलनॉइड बल्ब से इसमें आपने इनपुट कर दिया। देखिए सोलनॉइड बल्ब में भी इनपुट आउटपुट होता है, इसमें भी सोलनॉइड बल्ब पे एक डायरेक्शन दिया हुआ रहता है इस टाइप का। तो ये जो पॉइंट है इस तरफ आउट मानते हैं, और जिस तरफ टेल है उधर इन मानते हैं। सोलनॉइड बल्ब के अंदर में, सोलनॉइड बल्ब के आउटर बॉडी पे जो उसका वाटर हाउसिंग होता है उसके ऊपर आपको एरो दिखेगा, उसके हिसाब से आपको इसका कनेक्शन करना है। तो जब बूस्टर पंप से पानी आउट होएगा तो फिर ये आरओ मेम्ब्रेन में आ जाएगा। आरओ मेम्ब्रेन लगाइए या एनएफ मेम्ब्रेन लगाइए, ज़्यादा करके अगर लो टीडीएस है तो आप उसमें नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लगाइए, बहुत ही ज़रूरी है। 1500 के अंदर में अगर टीडीएस है, 1200 के अंदर में टीडीएस है, तो वहाँ पे नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ही लगाना है। अगर 1500 से ऊपर टीडीएस है, जैसे कि 1800, 2000, 2500, 3000, वहाँ आपको आरओ मेम्ब्रेन लगाना है। 150 से 250 के रेंज में आपको प्योर वाटर कंज्यूम करना है, उससे कम में कंज्यूम करना अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। और रिलेटिव है, पानी अल्कलाइन होना चाहिए, पीएच वैल्यू 7+ होना चाहिए। हमारा जो ब्लड, हमारे शरीर के अंदर का जो भी सेल है उसके अंदर जो पानी होता है, और उस पानी का जो टीडीएस होता है वो लगभग 200 ppm के आसपास होता है, तो उससे मैच करना चाहिए। 200 ppm अगर रखते हैं प्योर वाटर का टीडीएस तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए आरओ मेम्ब्रेन में भी आपको क्या है कि जब पानी इधर से इन होगा, एक तरफ इस साइड में इन हो गया, एक एल्बो इधर लगा रहता है, तो इसके अंदर भी आरओ मेम्ब्रेन जो डला हुआ रहता है, इसमें भी बीच में पाइप होता है, और इस पाइप में ये सारा एक एवरेज 8 होल रहता है दोनों साइड में, 8 इधर से 8 इधर से। 8 मैंने अभी नहीं बनाया है, आप मान करके चलिए कि 8 होल है। और देखिए पानी इधर इनपुट हुआ, इसके चारों तरफ के एरिया में पानी आता है, चारों तरफ एरिया में, और यहाँ से एक एल्बो रहता है प्योर वाटर का, जो ज़्यादा नीचे की तरफ बीच में रहता है वही प्योर वाटर का एल्बो रहता है, और एक साइड में रहता है थोड़ा सा, और वो होता है रिजेक्ट वाटर का एल्बो, रिजेक्ट वाटर का रहता है। तो अब इस रिजेक्ट वाटर के एल्बो में, मतलब इसके पाइपलाइन में आपको एक फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगाना रहता है। फ्लो रिस्ट्रिक्टर, चलिए इसको हमने डबल लाइन खींच दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लो रिस्ट्रिक्टर। उसको FRT फ्लो रिस्ट्रिक्टर ट्यूब भी बोलते हैं शॉर्ट में, और एक एवरेज 550 cc का 550 मिलीलीटर पर मिनट का फ्लो रिस्ट्रिक्टर आपको यूज करना है एक एवरेज हाई टीडीएस में। अगर ज़्यादा लो टीडीएस है तो वहाँ पे 450-300 cc का भी फ्लो रिस्ट्रिक्टर यूज कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे 100-150 टीडीएस है, वहाँ पे आपने आरओ लगाया और उसमें
डाल दिया नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, आरओ मेम्ब्रेन के बदले में, वहाँ पे आप लगा सकते हैं 300 सीसी का फ्लो रिस्ट्रिक्टर, 450 सीसी का फ्लो रिस्ट्रिक्टर। और जहाँ हाई टीडीएस है वहाँ पे कम से कम 550 सीसी 650 सीसी का फ्लो रिस्ट्रिक्टर का आपको यूज करना है। और ये पानी रिजेक्ट हो जाता है और ये पानी बहता रहता है बेकार का, जिसको लोग समझते हैं कि पानी बर्बाद होता है इतना। आरओ पानी कम प्योरीफाई करता है, ज़्यादा बर्बाद करता है। 1 लीटर प्योर आता है तो 3 लीटर वेस्ट चला जाता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप एनएफ मेम्ब्रेन लगाएंगे तो ये 50-50 हो जाएगा। और पानी अगर सही सेंस में देखा जाए तो रियल में पानी बर्बाद नहीं होता है। आपने वाटर साइकिल को देखा होगा, वाटर साइकिल में क्या है कि पानी अपना रूप चेंज करता है, रूप चेंज करते करते फिर से, कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्म होता है, पानी का रूप ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फिर से पानी उतना ही अवेलेबल मिलता है। लेकिन क्या है ना कि हम लोग मोटर से पानी को लिफ्ट करते हैं, ओवर हेड टैंक में जाता है, उसमें खर्च लगता है, बिजली लगता है, पैसा लगता है। तो मेरे कहने का सेंस है कि आपने उस पैसे से ओवर हेड टैंक में पानी को डाला और वो पानी रिजेक्ट हो रहा है, बेकार का बह रहा है, आप यूज करके तब रीयूज भी कर सकते हैं। यूज करने के बाद तो फिर क्या है कि जो पैसा लगा उस पानी को ओवर हेड टैंक में डालने में, उसमें जो खर्चा लगा वो तो बचेगा। तो उस लिहाज से सेव करना चाहिए आपको। उस पानी को इकट्ठा करके घर के अंदर का बहुत सारा आप काम कर सकते हैं, जैसे कि फूल पौधा अगर लगा रखे हैं गमले में तो उसमें आप डाल सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं। टॉयलेट के लिए उसको अगर 50 लीटर का अगर बकेट हो आपके पास, बड़ा सा बकेट अगर आप खरीद करके रखें, उसमें आरओ के आसपास में अगर जगह हो उसमें वो सारा पानी कलेक्ट हो, तो आराम से है कि अगर ये 10 लीटर इधर पानी आ रहा है, 30 लीटर उधर जा रहा है, तो फिर अगर दिन भर में अगर मान लीजिए कि आप 20 लीटर पानी निकाल रहे हैं तो उधर 60 लीटर, तो कम से कम 50 लीटर का तो आपके पास एक बकेट होना ही चाहिए जो रखा हुआ रहे और पानी फिर से वो काम में आ जाए। तो जनरली आपने अभी तक क्या देखा कि टैप से पानी डाइवर्टर बल्ब के थ्रू हम लोग इसमें भी की लगा हुआ रहता है, ये सब चौक वगैरह हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो पानी इधर फिर आरओ मेम्ब्रेन से जो प्योर वाटर आता है सब स्लो आता है। यहाँ पे कहीं भी चॉकिंग होगा या प्री फिल्टर चॉकिंग हो जाए या इसका ट्यूबिंग कोई भी चॉकिंग हो जाए या सेडमेंट फिल्टर या प्री कार्बन फिल्टर या सोलनॉइड बल्ब भी स्लो हो जाए या बूस्टर पंप में ही प्रेशर स्लो हो जाए, कम हो जाए, या आरओ मेम्ब्रेन ही चॉक कर जाए, 2 साल प्लस चल जाए, तो 100% फ्लो तो रहेगा नहीं, धीरे धीरे फ्लो घटता है। घटते घटते एक समय आता है कि लगभग 50% फ्लो रहता है। उस स्थिति में आरओ मेम्ब्रेन को रिप्लेस कर लेना चाहिए, नहीं तो बूस्टर पंप का जो हेड है वो उसके अंदर का डायाफ्राम कटने का डर रहता है। उसका आउटर जो अपर हाउसिंग होता है उससे भी लीकेज होने की संभावना रहती है। फ्लो रिस्ट्रिक्टर भी समय समय पर बदलना चाहिए, कम से कम साल भर में तो बदल ही देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि अगर मेम्ब्रेन का फ्लो सही हो, अगर ये धीरे धीरे स्लो हो गया तो फिर सारा डिपॉजिट हो जाएगा आरओ मेम्ब्रेन के अंदर, क्लोराइड वगैरह पानी के अंदर का जो भी मिनरल्स, फिल्टर इसको करके बाहर निकालना चाहिए फ्लो रिस्ट्रिक्टर के पाइपलाइन के थ्रू, वो नहीं निकाल पाएगा। और फिर आरओ मेम्ब्रेन के आउटर एरिया में और इंटरनल एरिया में वो जमा हो जाएगा और वो उसको हार्ड बना देगा। फिर प्योर वाटर जो आना चाहिए बीच वाले पाइपलाइन से फिर वो स्लो आएगा। इसके बाद जो प्योर वाटर इससे आता है, इसमें आप अच्छा क्वालिटी का ब्रांड, देखिए लोकल ब्रांड में यूएफ भी काम नहीं करेगा, आपका पोस्ट कार्बन फिल्टर भी काम नहीं करेगा। आरओ मेम्ब्रेन भी थर्ड क्वालिटी का नहीं लगाना है, ज़्यादा चिप क्वालिटी का नहीं लगाना है, यानी ज़्यादा कम दाम का भी नहीं लगाना है। आरओ मेम्ब्रेन अगर हाई ड्यूरेशन में लगाना है सीएस में लगाइए, डाउ फिल्टर का लगाइए, और अगर एनएफ मेम्ब्रेन लगाना है तो अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है केएनएल का और प्योर ब्रांड का। ऐसे ग्रीन आरओ के नाम से भी मेम्ब्रेन आता है, जैसे कि आपको ये इसका जो एक्वागार्ड का इनहेंस मॉडल में यूज होता है, ग्रीन कलर का ही होता है। उस टाइप का अगर ब्रांड का अगर मेम्ब्रेन मिल जाए तो और अच्छा, क्योंकि ब्रांड मेम्ब्रेन का कॉस्ट ज़्यादा होता है तो क्वालिटी भी होता है, उसका लाइफ भी होता है, उसका टेस्ट भी होता है। आप जिस टाइप का मेम्ब्रेन यूज करेंगे उससे जो मिनरल जो फिल्टर होगा फिर उसके हिसाब से आपको हर मेम्ब्रेन का टेस्ट अलग अलग आएगा। ऐसा नहीं है कि
हर एक मेम्ब्रेन से जो प्योर वाटर निकलता है उसका टेस्ट सेम रहता है। ऐसे तो टेस्ट डिपेंड करता है पोस्ट कार्बन फिल्टर के ऊपर में। पोस्ट कार्बन फिल्टर आपको ब्रांड में ही यूज करना है। इसमें भी इसी तरह इनपुट होगा इसके अंदर में और फिर आउट होगा। अब देखिए, अब इसमें मान लीजिए यूवी फिल्टर लगाना था, अगर मान लीजिए कोई ब्रांड है यूवी फिल्टर लगाना है, आप आरओ मेम्ब्रेन के थ्रू जो आप टीडीएस ले रहे हैं वो काफ़ी कम हो गया, जैसे कि आप लो टीडीएस में लगा दिया हाई टीडीएस मेम्ब्रेन, तो क्या करेगा कि वो टीडीएस को काफ़ी कम कर देगा। उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि टीडीएस कंट्रोलर लगाएंगे, यूएफ लगाएंगे। यूएफ लगाने के बाद ही टीडीएस कंट्रोलर सही से काम करता है। अब जैसे कि बूस्टर पंप में जो पानी जा रहा है, तो इसी पाइपलाइन में हम लोग एक टी लगाते हैं। आप टी कहाँ लगाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे आप लगा दिए, एक टी एल्बो लगा दिए। टी एल्बो का सेंस है एक ऐसा एल्बो जिसमें इधर से भी पाइप लग जाएगा, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी। कहने का मतलब है कि ये पानी जो आउट हुआ बूस्टर पंप से, है ना, वो इसके अंदर में जाएगा और एक तरफ से निकलेगा, सो इस आरओ मेम्ब्रेन में आएगा, एक बच जाएगा। इसी में आपको टीडीएस कंट्रोलर ऐड करना है। टीडीएस कंट्रोलर यहाँ से ऐड करेंगे, फिर इस पानी को, ये जो प्योर वाटर वाला पाइपलाइन है पोस्ट कार्बन फिल्टर, इसमें आपको इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे भी एक टी का आपको ज़रूरत पड़ेगा, टी के थ्रू आप इसको ऐड कर सकते हैं। और ये टीडीएस कंट्रोलर में पानी जाने से पहले अगर आप यहाँ पर यूएफ लगाएं और यूएफ के थ्रू तब टीडीएस कंट्रोलर में पानी जाए, तो उससे आपको ये फायदा होगा कि टीडीएस कंट्रोलर मड से या क्लोराइड से वो धीरे धीरे बंद ना हो जाए और फिर टीडीएस घट नहीं जाए। इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लगाया जाता है जनरली। और एक काम और वो करता है, जैसे कि पानी के अंदर बहुत तरह का वायरस है, बैक्टीरिया है, जर्म्स वर्म्स है, उसको भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फिल्टर करता है। तो उससे क्या होगा कि जब यहाँ पे दोनों पानी मिक्स होगा, आरओ मेम्ब्रेन वाला, यूएफ मेम्ब्रेन वाला, तो आपका यहाँ पोस्ट कार्बन में कहने का मतलब जो स्टोरेज टैंक में इस पानी को ले जा रहा है, तो वहाँ पर वो पानी के अंदर में मिक्स नहीं होगा। कौन सा चीज, वही जर्म्स बैक्टीरिया वायरस। तो इसके बाद भी आज के डेट में कॉपर फिल्टर आ रहा है, अल्कलाइन फिल्टर आ रहा है। कॉपर फिल्टर यदि आप कोई ब्रांड का लगा लेते हैं, लोकल ब्रांड का नहीं, अच्छा ब्रांड का, जैसे एक्वागार्ड का हो गया, अगर उसका आप लगा लेते हैं, कॉस्ट तो ज़्यादा है, 1500 कॉस्ट है उसका, छोटा सा फिल्टर 4 इंच का, कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन वर्क करता है। तो आप आगे कॉपर फिल्टर लगा सकते हैं। अल्कलाइन फिल्टर लगा सकते हैं। देखिए, इसके बाद स्टोरेज टैंक में चला जाएगा पानी। अगर ढंग का अल्कलाइन फिल्टर लगाएंगे तो शुरू में अगर 9 से ज़्यादा पीएच वगैरह दे दिया तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। उससे अच्छा है, पानी अल्कलाइन कर रहे हैं आप वैसे, उससे अच्छा है कि आप नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लगा लीजिए। ये अल्कलाइन फिल्टर लगाने का झंझट जो आप इसके आगे अल्कलाइन फिल्टर अगर लगाते हैं, उसके झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगा। और हम समझ रहे हैं कि अल्कलाइन फिल्टर जरूरी नहीं है। ऑर्गेनिक तरीके से अगर अल्कलाइन फिल्टर बना हुआ है, उसका पीएच 7.5 से 8.5 के एवरेज में अगर हो, तब तो कोई बात नहीं है, ऐसे तो बेकार है। तो इस ढंग का ये डायग्राम हो गया। और देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एसएमपीएस के बारे में नहीं बतलाया, तो मैं एसएमपीएस को कहाँ पे ऐड करूँ, उधर जगह भी नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एसएमपीएस। इलेक्ट्रिकल बोर्ड से एसएमपीएस के अंदर पावर जाता है, पावर यहाँ पे 224 वोल्ट एसी पावर जाएगा और एसएमपीएस उसको कन्वर्ट करके 24 वोल्ट डीसी में कर देगा।
तो इसका एक वायर, कोई भी एक वायर डीसी है, कोई बात नहीं है, उसको आपको भेज देना है, एक थिम्बल में भेज देना है। जैसे कि थिम्बल का 2 वायर है, इसमें भेज देना है। इसका देखिए एसएमपीएस से एक थिम्बल में गया और थिम्बल्स में से जो निकला सो इसमें चला गया, तो इस दोनों में जाएगा, इस दोनों में चला जाएगा, और एक जो ये बच गया वो इसमें आ जाएगा, यानी कि सोलर लोड का एक वायर बूस्टर पंप के एक वायर पे आ जाएगा। और एसएमपीएस से एक वायर डायरेक्ट थिम्बल में गया, यानी माइक्रोस्विच में गया, माइक्रोस्विच से निकला सो आ गया एक सोलर वाल्व में और एक बूस्टर पंप में। ये एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें इलेक्ट्रिकल डायग्राम और वाटर फ्लो डायग्राम दोनों ऐड है। हो सकता है ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। अगर इजली समझ में अगर नहीं आएगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं और इसको सिंपल करने का कोशिश करूँगा। और ऐसे एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और ज़रूरत नहीं है कि एक टाइम में देखिए, कुछ घंटे बाद देखिए, कुछ दिन बाद देखिए, जब आपको समय मिले, जब आपका माइंड काफ़ी ब्लैंक हो, यानी कि ब्लैंक का सेंस है कि अगर दिमाग खाली हो तभी ना आप उसमें कुछ भर पाइएगा अच्छी चीज़। तो हम समझ रहे हैं कि ये जो मैंने ये वीडियो बनाया है अभी आपके लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और यदि आप मेरे आर वाटर सपोर्ट चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।